चीन ने सोचा था उसने भारत को समुद्र से घेर लिया है, लेकिन असली घेरा किसने डाला है? हिंद महासागर की लहरें भले शांत दिखती हों, लेकिन इनके नीचे 21वीं सदी की सबसे खतरनाक रणनीतिक शतरंज बिछी हुई है। यह सिर्फ जहाजों की आवाजाही की कहानी नहीं है, यह उस कंट्रोल की कहानी है जो बिना गोली चलाए भी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और इस खेल के केंद्र में आमने सामने खड़े हैं इंडिया और चाइना। दुनिया का बड़ा हिस्सा जो ऊर्जा इस्तेमाल करता है वह समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट होती है। मध्य पूर्व से निकलने वाला कच्चा तेल, अफ्रीका से आने वाले संसाधन, एशिया की फैक्ट्रियों के लिए जरूरी माल सब हिंद महासागर से गुजरता है। लेकिन इस विशाल समुद्री नेटवर्क का सबसे नाजुक बिंदु है मलक्का स्ट्रेट, एक संकरा रास्ता जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। हर दिन हजारों जहाज यहां से गुजरते हैं। अगर यह रास्ता कुछ समय के लिए भी बाधित हो जाए तो सप्लाई चेन रुक सकती है, तेल की कीमतें उछल सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यहीं से शुरू होता है असली गेम। अगर आप ऐसी डीप जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि रणनीतिक सच्चाई है। चीन की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर आयातित ऊर्जा पर निर्भर है। उसका ज्यादातर तेल समुद्र के रास्ते आता है और मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, जिसे रणनीतिक विश्लेषक मलक्का डिलेमा कहते हैं। अगर कभी यह रास्ता असुरक्षित हो जाए तो चीन की इंडस्ट्री, उसकी सप्लाई चेन और उसकी आर्थिक रफ्तार पर असर पड़ सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए चीन ने पिछले 2 दशकों में हिंद महासागर के आसपास कई बंदरगाहों में निवेश किया है। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती में सैन्य मौजूदगी, इन सभी को मिलाकर एक रणनीतिक चेन बनती है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ऊपर से यह आर्थिक निवेश लगता है, लेकिन सामरिक दृष्टि से देखें तो यह लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क है, जिससे चीन अपने युद्धपोतों को दूर समुद्र में लंबे समय तक बनाए रख सके। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही मजबूत है। भारत की भौगोलिक स्थिति इस पूरे खेल का संतुलन बदल देती है। भारतीय उपमहाद्वीप हिंद महासागर में आगे की ओर निकला हुआ है और उसके पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब हैं। यहाँ से समुद्री गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है, जहाजों की आवाजाही ट्रैक की जा सकती है और रणनीतिक उपस्थिति दिखाई जा सकती है। यही वजह है कि यह क्षेत्र भारत के लिए सिर्फ एक द्वीप समूह नहीं बल्कि रणनीतिक एसेट है। यदि कभी समुद्री तनाव बढ़े तो भारत सैद्धांतिक रूप से उस क्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है जहां से चीन की ऊर्जा लाइन गुजरती है। लेकिन यह कदम इतना सरल नहीं है, क्योंकि समुद्री मार्गों पर किसी भी बड़े दबाव का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ेगा। चीन की नौसेना संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में गिनी जाती है। उसने तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर, आधुनिक पनडुब्बियां और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित की हैं। उसका लक्ष्य साफ है, ब्लू वाटर नेवी बनना, यानी ऐसी नौसेना जो अपने तटों से हजारों किलोमीटर दूर भी स्थायी उपस्थिति बनाए रख सके। दूसरी ओर भारत भी अपनी समुद्री क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। स्वदेशी जहाज निर्माण, उन्नत मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी बेड़ा और समुद्री निगरानी नेटवर्क, इन सब पर काम तेज हुआ है। फर्क सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि लोकेशन का है। चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि भारत यहीं मौजूद है। यह भौगोलिक बढ़त रणनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो समझिए आप सिर्फ सतही खबर नहीं बल्कि गहराई से इस शक्ति खेल को समझना चाहते हैं। ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे तस्वीर और स्पष्ट होने वाली है। अब सवाल उठता है कि क्या कभी ऐसा परिदृश्य बन सकता है जहां समुद्री टकराव वास्तविक खतरा बन जाए? वास्तविकता यह है कि दोनों देश सीधे युद्ध से बचना चाहेंगे। समुद्र में किसी भी आक्रामक कदम का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक जाएगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, शिपिंग बीमा दरें सब प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए असली खेल प्रत्यक्ष युद्ध का नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का है। अपनी क्षमता दिखाना लेकिन उसका उपयोग न करना, यही आधुनिक डिटरेंस है। इसी बीच इंडो पैसिफिक की अवधारणा उभर कर सामने आई है। यूनाइटेड स्टेट्स सहित कई देश इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं ताकि किसी एक शक्ति का वर्चस्व न हो। भारत इस समीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी नीति रणनीतिक स्वायत्तता की रही है। वह किसी एक गुट में पूरी तरह बंधना नहीं चाहता,
बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलन साधना चाहता है। यही वजह है कि भारत एक तरफ सैन्य क्षमता बढ़ाता है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संबंधों को भी संतुलित रखता है। चीन अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भी काम कर रहा है, पाइपलाइन, भूमि मार्ग और अन्य समुद्री विकल्प। लेकिन फिलहाल समुद्री मार्गों का महत्व कम नहीं हुआ है। आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में पनडुब्बियों की आवाजाही बढ़ेगी, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बढ़ेंगे और तकनीकी निगरानी और उन्नत होगी। हर नई डील, हर नया पोर्ट और हर नया समझौता इस शतरंज की एक चाल होगा। यह सीधी भिड़ंत नहीं, बल्कि धीमी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। तो क्या चीन ने सच में भारत को घेर लिया है, या भारत की भौगोलिक स्थिति ही वह घेरा है जो जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो सकता है? सच्चाई यह है कि दोनों देश एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझते हैं। सीधे टकराव की संभावना कम है, लेकिन प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं होगी। हिंद महासागर 21वीं सदी की शक्ति राजनीति का केंद्र बन चुका है। आने वाला दशक तय करेगा कि इस नीले समुद्र में किसकी रणनीति गहरी साबित होती है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत इस खेल में असली गेम चेंजर बन सकता है, या चीन की समुद्री रणनीति धीरे धीरे संतुलन बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।